Let us start with cell division. Why cell divides? पहला क्वेश्चन, सेल डिवाइड क्यों करता है? अगर सेल डिवाइड करता है तो उसके डिफरेंट फेजेस कौन कौन से हैं? तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई सेल डिवाइड्स? क्या होता है इसमें सेल डिवीजन के लिए? तो पहली बात यह है कि जैसे ही सेल का साइज ग्रो करता है, क्या प्रॉब्लम आती है, इसको समझना है। अगर इसका रेडियस r है, इसका रेडियस 2r है और इसका रेडियस 3r है, तो क्या हो रहा है? वॉल्यूम में क्या परिवर्तन हो रहा है? वॉल्यूम में क्या परिवर्तन हो रहा है? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई r3। तो अगर r डबल हो जा रहा है तो वॉल्यूम डबल पे पावर 3, तो 2 × 2 × 8 टाइम्स बढ़ जाएगा वॉल्यूम। और सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया देख लीजिए, इसका फॉर्मूला है 4 πr²। r 2r हो गया, तो यहाँ वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2 गुना अगर हो गया तो 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4। अगर यहाँ 3 गुना हो गया तो वॉल्यूम क्या होगा? 3/3, मतलब 27। वॉल्यूम 27 गुना हो गया और यहाँ 3/2, सरफेस एरिया 9 टाइम्स है। तो इफ साइज ऑफ सेल विल इंक्रीज, then surface area will not increase with respect to volume. Then what will happen? क्या होगा ऐसा अगर होगा तो वॉल्यूम क्या बताता है हमको और सरफेस एरिया क्या बताता है? वॉल्यूम हमारा कंजप्शन बताता है, कितना कंजम हो रहा है, कितना कंज्यूम हो रहा है, कंजप्शन बताएगा। और सरफेस एरिया, सरफेस एरिया सप्लाई बताएगा, क्योंकि सरफेस से ही सप्लाई होगा, या डिस्पोजल बताएगा। तो जो वॉल्यूम है, जो कंजप्शन है, वो 27 टाइम्स हो गया, जबकि सप्लाई 9, 3 3 9, 9 टाइम्स हुई, डिस्पोजल 9 टाइम्स हुआ। इसका मतलब अगर ऑक्सीजन के कंजप्शन की बात करें, न्यूट्रिएंट के कंजप्शन की बात करें, तो कंजप्शन का रेट ज्यादा है, सप्लाई का रेट कम है। कब? when size of cell increase. So what will happen? Since surface area does not increase in ratio of volume, then cell will feel deficiency. Cell will feel deficiency of what? Oxygen. सेल को ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि 9 गुना ही ऑक्सीजन मिल रहा है, जबकि 27 गुना चाहिए। सेल विल फील डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन
and deficiency of nutrient also. So as the size of cell increases, there will be a deficiency of oxygen and nutrient. That's why cell divide. That's why cell divide. एक चीज और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जान जाए, डिस्पोजल को देख लें, डिस्पोजल नहीं हो पा रहा है, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट रिड्यूस्ड, तो क्या होगा, सेल विल बिकम डंप ऑफ वेस्ट, कूड़ा का ढेर हो जाएगा। तो सही जगह सेल की बढ़ेगी तो वेस्ट का डिस्पोजल नहीं होगा, कम होगा, तो वेस्ट एक्यूमुलेट होगा, so that cell will divide. Why cell divides? अगर ये जानना चाहें why cell divides, cell divides to increase surface area. जैसे सेल डिवाइड करेगा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो सेल डिवाइड्स टू इंक्रीज सरफेस एरिया। क्यों? टू गेट मोर ऑक्सीजन, मोर न्यूट्रिएंट, मोर ऑक्सीजन, मोर न्यूट्रिएंट, ये हो गया। और दूसरी चीज सरफेस क्या होगा, सरफेस एरिया से वेस्ट का डिस्पोजल हो रहा है, टू डिस्पोज वेस्ट इजली। तो एक ये बात समझ में आ गई आपके, सेल डिवाइड क्यों करता है, क्योंकि सेल को चाहिए ऑक्सीजन, सेल को चाहिए न्यूट्रिएंट, और सेल को चाहिए वेस्ट का डिस्पोजल। तो अगर सेल डिवाइड करेगी, सेल का सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से सेल को दिक्कत होगी, सरफेस सेल के साइज बढ़ने से, इसलिए सेल डिवाइड कर जाती है। और दूसरी चीज एक और देखें, अगर थोड़ा सा, क्या सेल की साइज बढ़ेगी तो मान लो ये न्यूक्लियस है, यहां तक न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है, लेकिन सेल की साइज इतनी बड़ी हो गई, सेल की साइज इतनी बड़ी हो गई, सेल की साइज इतनी बड़ी हो गई, तो क्या न्यूक्लियस यहां तक कंट्रोल कर पाएगा? नहीं। तो ये जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है, इस रेशियो को थोड़ा सा देखना होगा। क्या होगा, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिक्रीज कर रहा है as the size of cell increases। इससे क्या होगा, न्यूक्लियस कैन नॉट कंट्रोल,
could not control. Nucleus could not control such huge area of साइटोप्लाज्म। तो अगर सेल की साइज बड़ी हो जाए तो वो सेल, वो न्यूक्लियस पूरे साइटोप्लाज्म को कंट्रोल नहीं कर पाता, सो दैट सेल विल डिवाइड। एक थोड़ा सा और चीज देख ले, सेल क्यों डिवाइड करता है। एस फेज में डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है, तो जैसे ही सेल एस फेज में जाएगी उसके बाद सेल को डिवाइड होना ही होना पड़ेगा। तो ड्यूरिंग एस फेज, अभी आपको समझाएंगे एस फेज क्या होता है। ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रेप्लिकेट्स। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट करेगा, देन डीएनए कंटेंट पर क्रोमोसोम get doubled। अब डीएनए कंटेंट डबल हो गया तो सेल को डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसमें आप देखें, ये ग्रोथ फेज 1 है, ये एस है, ये ग्रोथ फेज 2 है। अगर यस आया जिसमें डीएनए कंटेंट डबल हुआ तो G2 आएगा, वो सेल को डिवाइड करेगा। G2 के बाद सेल डिवाइड जरूर करती है। अगर एस पेज ना आए, डीएनए कंटेंट डबल ना हो, तो सेल डिवाइड नहीं करेगी। ड्यूरिंग एस पेज डीएनए रेप्लिकेट, डीएनए कंटेंट पर क्रोमोसोम गेट डबल so that cell divides। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण सेल डिवाइड करता है। अब जरा सेल डिवीजन या सेल साइकिल को समझे। सेल साइकिल क्या है। सेल साइकिल क्या है, यही जो अभी बता रहा था मैं, इसको थोड़ा समझिए। सेल साइकिल ये इवेंट्स है, ऑल इवेंट्स, ऑल इवेंट्स ऑफ सेल। सेल में जितने इवेंट्स होते हैं उनको हम सेल साइकिल में, कहां से कहां तक का इवेंट, कैसा इवेंट, इट इज एन ऑर्डरली, एक ऑर्डर है इसमें, ऑर्डरली सीक्वेंस है, बिना सीक्वेंस के नहीं होता। ऑर्डरली सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो सेल साइकिल है, इसमें इवेंट का सीक्वेंस है। अब प्रस्तुतता कब से कब तक होता है, दैट अकर्स इन अ सेल।
that occurs in a cell. कब से? फ्रॉम द सेल के बनने से, फ्रॉम द टाइम ऑफ सेल फॉर्मेशन, एक सेल डिवीजन से दूसरे सेल डिवीजन के बीच, फ्रॉम द साइड ऑफ टाइम ऑफ सेल फॉर्मेशन अप टू कहां तक? अप टू द कंप्लीशन ऑफ up to the completion of its division. सेल के बनने से लेकर के सेल डिवीजन तक ये जो पूरा इवेंट है इसको बोलते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल में फोर फेजेस होते हैं। जब हम सेल साइकिल देखें तो कौन से इवेंट है? सेल साइकिल हैज फोर इवेंट्स। इन इवेंट्स को जानना जरूरी है। ये सारे इवेंट्स कौन कौन से हैं? पहला है G1 फेज, इनको कायदे समझना है। दूसरा है S फेज, तीसरा है G2 फेज। इन तीनों को कलेक्टिवली इंटरफेज बोला जाता है। इसको रेस्टिंग फेज भी बोला जाता है। लेकिन जैसा नाम है रेस्टिंग फेज वैसा नहीं है, रेस्ट नहीं करता है, इस दौरान बहुत कुछ होता है। और M फेज, फेज ऑफ माइटोटिक डिवीजन। तो अगर इसको हम पाई चार्ट के रूप में देखें, इस इवेंट को पाई चार्ट के रूप में देखें, ये पाई चार्ट है। उसमें एक काफी बड़ा हिस्सा G1 फेज है, एक हिस्सा S फेज है, एक हिस्सा G2 फेज। इसके बाद M फेज में ये साइटोकाइनेसिस है और ये कैरियोकाइनेसिस। C से लिख दे साइटोकाइनेसिस, K से लिख दे कैरियोकाइनेसिस। इस कैरियोकाइनेसिस में भी तमाम फेजेस होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। वैसे यहां से लेके यहां तक के इवेंट को M फेज कहेंगे। और बाकी पूरे इस इवेंट को इस पूरे इवेंट को इंटरफेज बोलेंगे। इस फेज में चूंकि डीएनए सेल के अंदर कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी दिखाई नहीं देती है, इसलिए इसको रेस्टिंग फेज बोला गया है। लेकिन होता बहुत कुछ है इस फेज में।
अगर हम इन फेजेस में इंटरफेस की चर्चा करें तो इंटरफेस में आप देखेंगे क्या है इंटरफेस। सबसे बड़ा फेज है ये। सबसे बड़ा फेज है। इसमें इसको रेस्टिंग फेज बोला गया है, लेकिन इस दौरान तमाम सेल ऑर्गेनल बनते हैं, साइटोप्लाज्म बनता है, बायोमॉलिक्यूल्स बनते हैं, सेल की ग्रोथ होती है। तो पहला फेज जीवन फेज, इसको हम फर्स्ट ग्रोथ फेज बोल सकते हैं। फर्स्ट ग्रोथ फेज, क्योंकि सबसे पहले ग्रोथ इसी फेज में होगी। माइटोसिस के बाद होता है, इसलिए इसको हम पोस्ट माइटोटिक फेज बोल सकते हैं। पोस्ट माइटोटिक फेज एस फेज के पहले होता है, इसलिए इसको बोल सकते हैं प्री सिंथेटिक फेज। इस फेज में क्या होगा, इंटेंसिव फॉर्मेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। इंटेंसिव फॉर्मेशन, बहुत ज्यादा इंटेंसिव फॉर्मेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। क्या इसमें बनेगा, बायोमॉलिक्यूल्स में वेराइटीज ऑफ प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगी। इस दौरान माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, इन सब का भी निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ेगी। माइटोकॉन्ड्रिया, अगर वो प्लांट सेल है तो प्लास्टिड, ये मल्टीप्लाई करेंगे। वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म बढ़ेगा। वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म बढ़ेगा। और एस फेज के लिए जिनकी जरूरत होगी, मतलब एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए तमाम एंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड्स, हिस्टोन प्रोटीन, क्योंकि डीएनए बढ़ेगा तो डीएनए से जुड़ा हुआ हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए ट्राइफॉस्फेट्स जैसे एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, जो ट्राइफॉस्फेट्स है। इन सब का फॉर्मेशन होगा।
न्यूक्लियस की साइज बढ़ेगी, ये ग्रोथ फेज 1 है। अगर एस फेज नहीं होना है, अगर डीएनए रेप्लिकेट नहीं करना है, तो इसी फेज को हम एक दूसरा नाम देंगे, G0 फेज। इसको हम क्विसेंट स्टेज बोलते हैं, क्विसेंट स्टेज। कब? इफ G1 is not followed by S phase, no replication of DNA, और एक बहुत बड़ा कारण है, अगर डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता है तो सेल डिवाइड नहीं करेगी, तो नो सेल डिवीजन। ऐसा किसी सेल के साथ है तो उस सेल का जो जीवन है वो G0 फेज कहलाएगा। सेल डिवाइड नहीं करेगी, मेटाबॉलिकली ये एक्टिव होगी, लेकिन सेल डिवाइड नहीं करेगी। तो फिर से समझ जाइए कि पूरी सेल साइकिल है, G1S G2M। सेल साइकिल क्या है? ऑल इवेंट्स ऑफ सेल which are arranged in a sequence that occur in a cell from cell formation up to completion of division। सेल डिवीजन तक का जो इवेंट्स है उसको हम कलेक्टिवली सेल साइकिल बोलते हैं। अब इस सेल साइकिल में 4 फेज हैं, 4 इवेंट्स हैं, G1S G2M। 3 को हम कलेक्टिवली इंटरफेस कहते हैं। इसी इंटरफेस को पढ़ने जा रहे हैं। इस इंटरफेस में पहला सब स्टेज है G1। इसको हम, चूंकि पहली बार वॉल्यूम बढ़ रहा है सेल का, फर्स्ट ग्रोथ फेज बोलेंगे। डिवीजन के बाद की फेज है पोस्ट मेटास्टिक बोलेंगे। सिंथेटिक फेज के पहले आता है प्री सिंथेटिक बोलेंगे। क्या होगा इसमें? मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन, बायोमॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स सबका निर्माण होगा। माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड मल्टीप्लाई करेंगे, ईआर बढ़ेगा, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए आवश्यक स्टोन प्रोटीन जो कि डीएनए के साथ जुड़ा होता है, डीएनए को न्यूट्रलाइज करता है, न्यूक्लियोटाइड्स ये डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जरूरी है। एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, टीटीपी भी कह लीजिए, ये सब ट्राइफॉस्फेट्स है जो कि डीएनए एक्सटेंशन में काम आते हैं। साइज ऑफ न्यूक्लियस भी बढ़ेगा। और अगर यस फेज नहीं होता है, अगर डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता है, तो जीवन को हम G0 फेज बनाएंगे। ये क्विसेंट स्टेज है, बताया गया है, इट इज नॉट फॉलोड बाय यस फेज, नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, नो सेल डिवीजन। तो इसको कायदे से आप जान जाए। इसके बाद एस फेज आता है।
एस फेज में क्या होता है? एस फेज छोटा सा फेज है, इसमें डीएनए कंटेंट बढ़ेगा, मतलब डीएनए रेप्लिकेट करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन। विद द हेल्प ऑफ कुछ एंजाइम है, हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज, टोपोआइसोमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, इसमें भी फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है। इनकी सहायता से डीएनए रेप्लिकेट करेगा। तो ये फेज है जहां डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, और जैसे ही डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो सेल को डिवाइड होना होगा। और इस फेज में हिस्टोन प्रोटीन बनती है, तो एस फेज को डीएनए रेप्लिकेशन से जोड़िए। इसके बाद G2 फेज, इस G2 फेज को हम क्या कह सकते हैं? सेकेंड ग्रोथ फेज। सेकेंड ग्रोथ फेज, इस फेज में फिर साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, बायोमॉलिक्यूल्स का इंटेंसिव फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन बढ़ेगी, न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा। जो कुछ भी हो रहा था G1 फेज में सब दोबारा लिख दीजिएगा, G2 फेज में होगा, लेकिन दूसरी बार होगा। इसको हम गैप सेकंड भी बोलते हैं। क्यों? निश्चित रूप से समझ रहे हैं कि गैप फर्स्ट G1 है तो ये गैप सेकंड होगा। ये प्री सिंथेटिक फेज, सिंथेटिक फेज के बाद हो रहा है, इसलिए इसको हम पोस्ट सिंथेटिक फेज बोलेंगे। और ये डिवीजन फेज एम फेज के पहले हो रहा है, इसलिए इसको हम प्री माइटोटिक फेज बोल सकते हैं। फिर बाकी जो चीज लिखे हैं, साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, सेल की साइज बढ़ेगी, तो साइज इंक्रीजेस, किसका? सेल का साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा, और नंबर नंबर इंक्रीजेस, नंबर बढ़ेगा किसका? सेल ऑर्गेनल का। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ेगा, प्लास्टिड का नंबर बढ़ेगा, ईआर की ग्रोथ होगी, इस फेज में एक चीज और ध्यान देंगे, सेंट्रोसोम रेप्लिकेट। सेंट्रोसोम रेप्लिकेट
क्योंकि इस सेल डिवीजन के लिए तैयारी है, तो सेंट्रोसोम को रेप्लिकेट होना होगा। यही सेंट्रोसोम बाद में बाइफरकेट करके दो पोल्स पे पहुंचता है। तो ये इंटरफेस तक हो गया, इसको भी तैयार करने का आदेश।